गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 11 मई 2021। 11 मई 2021 को करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदु पर आज हम लोग बात करेंगे। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन को मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए हम चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन चीन की प्रथम किस वैक्सीन को WHO ने कोरोना के आपातकालीन स्थिति के लिए मंजूरी दी है? किसको? चीन की प्रथम किस वैक्सीन को WHO ने कोरोना की आपातकाल स्थिति के लिए मंजूरी दी है? ऑप्शन ए स्पुतनिक, ऑप्शन बी फाइजर बायोटेक, ऑप्शन सी सिनोफार्म, ऑप्शन डी कोविशील्ड। तो इसमें से कौन सा होगा? और इसका ऑप्शन सही होगा सी सिनोफार्म। सिनोफार्म ये किसकी वैक्सीन है? चीन की प्रथम वैक्सीन है सिनोफार्म, जिसको WHO ने मंजूरी दे दी कोरोना के आपातकाल के लिए। इसके लिए कोरोना के आपातकाल के लिए WHO ने मंजूरी दे दी है सिनोफार्म को, जो चाइना की फर्स्ट वैक्सीन है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन को भी डिस्कस कर लिया जाए। 3 ऑप्शन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पुतनिक जो है ये रूस की प्रथम वैक्सीन थी। विश्व की प्रथम वैक्सीन कौन थी? स्पुतनिक। और ये रूस के द्वारा बनाई गई थी। यह रूस के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये ध्यान करिएगा, रूस के द्वारा प्रथम वैक्सीन बनाई गई थी, जो विश्व की प्रथम वैक्सीन थी। ये भारत में अब ये आएगी। ठीक है, भारत में कोरोना के लिए इसको अब प्रयोग किया जाएगा। फाइजर बायोटेक ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये कनाडा के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा बनाई तो गई ये, लेकिन इसकी खासियत है कि ये 12 साल से अधिक के बच्चों को लगेगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चों के लिए पहली वैक्सीन कौन बनाई गई? फाइजर बायोटेक। और युवाओं के लिए स्पुतनिक किसके द्वारा? रूस के द्वारा। और फाइजर बायोटेक कनाडा के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कोविशील्ड के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। कोविशील्ड ये भारत के द्वारा बनाई गई है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। ठीक है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। और कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा ये बनाई गई है। और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है? जोधपुर के किस स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है? ऑप्शन ए मियां का बाड़ा, ऑप्शन बी हिबाबगंज रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी बोगीबील सेतु, ऑप्शन डी रोहतांग सुरंग। तो किसका बदला गया है? बदला गया है मियां का बाड़ा का। ठीक है, मियां के बाड़े रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? महेश नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम लोग बाकी ऑप्शनों को भी डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब बोगीबील सेतु का नाम क्या किया गया है? अटल सेतु। क्या कर दिया गया? अटल सेतु। ठीक है, ध्यान करिएगा, अटल सेतु किसका कर दिया गया? बोगीबील का। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अटल बिहारी वाजपेयी। और रोहतांग सुरंग का क्या किया गया? अटल सुरंग। क्या कर दिया गया? अटल सुरंग। तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं इन तीनों ऑप्शनों में। देखिए, रोहतांग सुरंग हो गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन और बोगीबील। तीनों में अटल जी का जो नाम है, ये कॉमन है। तो आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं। अटल लिखकर तीनों का नाम आगे इस तरह लाइनिंग करके लिख सकते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, बोगीबील सेतु और रोहतांग सुरंग। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमने जान लिया कि जोधपुर के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है?
मियाँ के बाड़े रेलवे स्टेशन का नाम बदल के महेश नगर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। बोगीबिल सेतु अटल सेतु। रोहतांग सुरंग अटल सुरंग। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन सी एम के स्टालिन। और ऑप्शन डी एन रंगास्वामी। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही होगा? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन सा सही है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के नए मुख्यमंत्री तो हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए नए मुख्यमंत्री, लेकिन इसके पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? इससे पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसके पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल थे। नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। लेकिन एक चीज ध्यान करिएगा, ये दोनों लोग बीजेपी के पार्टी से हैं। किससे हैं? बीजेपी की असम में जीत हुई है, इसी पार्टी से ये दोनों लोग हैं। पहले तो बीजेपी की पार्टी से सर्बानंद सोनोवाल थे, अभी इनको चुना गया है। ठीक है, चलिए बाकी भी तो ऑप्शन देख लेते हैं। एम के स्टालिन। एम के स्टालिन कहाँ के बने हैं? तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी हुआ था। ध्यान करिएगा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है। तमिलनाडु के सीएम बने हैं। तमिलनाडु के सीएम कौन बने हैं? तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम कौन बन गए? एम के स्टालिन। और पुडुचेरी के बन गए एन रंगास्वामी। और हाँ, पश्चिम बंगाल में तो हुआ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीएम कौन बनी है? फिर से कौन बन गई है? ममता बनर्जी। ठीक है, तो ध्यान करिएगा, असम के नए सीएम कौन बन गए? हेमंत बिस्वा शर्मा। तमिलनाडु के एम के स्टालिन। ठीक है, पुडुचेरी के एन रंगास्वामी और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी। चलिए तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। झारखंड राज्य सरकार ने अस्पतालों में, किसमें? अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक चालू किया है। इस राज्य को किसे जीआई टैग मिला है? इस राज्य को किसे जीआई टैग मिला है? तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग ध्यान करिएगा कि ये संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक चालू क्यों किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो रहा है। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अस्पतालों में इसको चालू किया गया झारखंड सरकार द्वारा। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा कौन सा अभियान चालू किया गया है? संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, इस राज्य को किसे जीआई टैग दिया गया? किसे जीआई टैग दिया गया है? ग्राफिकल इंडेक्स, इसका मतलब होता है ग्राफिकल इंडेक्स। ठीक है, तो दिया तो गया इसको। ठीक है, जीआई टैग किसको दिया गया है? झारखंड के। पहला ऑप्शन टेराकोटा, दूसरा चकहाओ, तीसरा कोहबर पेंटिंग और चौथा दार्जिलिंग की चाय। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? झारखंड के कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब इन तीनों ऑप्शनों को भी डिस्कस कर लिया जाए। चलिए देखते हैं। टेराकोटा कहाँ का है? गोरखपुर का। कहाँ का है? गोरखपुर यूपी। ठीक है, गोरखपुर यूपी का है। चकहाओ कहाँ का है? चकहाओ मणिपुर का है। ठीक है, चकहाओ मणिपुर का। चकहाओ का मतलब काला चावल। ठीक है, ध्यान करिएगा, काला चावल। चलिए तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दार्जिलिंग की चाय, ये कहाँ का है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, ये ध्यान करिएगा, असम नहीं मारिएगा। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग की चाय है जिसको जीआई टैग मिला था, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये भारत का फर्स्ट जीआई टैग 2004 में मिला था। इसको भी नोट कर लीजिए, भारत का फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला है? दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, अब चलिए हम लोग जीआई टैग के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ग्राफिकल इंडेक्स, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंडेक्स।
अर्थात कोई भी जगह है उसको उसकी विशेष कोई विशेषता हो, इसीलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई? 1999 से। कब से हुई? 1999 से। भारत में पहला किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, तो ये कितने समय के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असम का नृत्य इसमें कौन है? पहला ऑप्शन पुटोला नाच या कठपुतली नाच। पुटोला नाच या कठपुतली नाच। दूसरा रासलीला। तीसरा भरतनाट्यम। चौथा भांगड़ा। तीसरा भरतनाट्यम, चौथा भांगड़ा, दूसरा रासलीला और पहला पुटोला नाच। असम का नृत्य इसमें है पुटोला नाच या कठपुतली नाच। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कुछ आकृतियां होती हैं, इस तरह बनी होती हैं, इस तरह आकृतियां कुछ बनी होती हैं जिसको रस्सियों के द्वारा ना डांस किया जाता है। ठीक है, ऐसा आपने डांस कहीं न कहीं देखा होगा। तो वही नाच होता है असम में पुटोला नाच, जिसके तहत कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ये इस बार का उद्देश्य है। पुटोला नाच में इस बार उद्देश्य क्या रखा गया है? कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, कोरोना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए, सतर्क करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी रासलीला। रासलीला कहाँ का है? यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, और भांगड़ा तो आप सभी लोग जानते होंगे, पंजाब। अरे भांगड़े पर तो डांस किया है ना, वही भांगड़ा पंजाब का। रासलीला जैसे श्री कृष्ण के जो कथाओं का वर्णन किया जाता है नाटक के द्वारा, उसी को रासलीला कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो छठवां क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोट सुनाना चाहता हूँ। किस्मत और आप में हमेशा एक ही जंग होगी। आप किस्मत के फैसलों से तंग होंगे और किस्मत आपके हौसलों से तंग होगी। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि किस्मत के आगे आप मत झुको, किस्मत को अपने आगे झुकाओ। किस्मत की लकीर में क्या लिखा होता है ये कोई नहीं जानता, अपनी लकीर आप खुद बनाना सीख जाओ। ठीक है, चलिए तो इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, किसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल खिताब जीता है? किसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल खिताब जीता है? तो इसमें किसने जीता है? एरिना स्वालंका। ठीक है, एरिना स्वालंका कहाँ की है? बेलारूस। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया। नाओमी ओसाका जापान और नोवाक जोकोविक सर्बिया। इसमें से किसने जीता है मैड्रिड ओपन महिला सिंगल खिताब? इसमें जीता है एरिना स्वालंकन ने। किसने जीता है? एरिना स्वालंकन ने जीता है। किसको हरा के जीता है एरिना स्वालंकन ने? अर्थात उप विजेता कौन है इसमें? एल्से बार्टी ये उप विजेता है। क्या है? उप विजेता। ठीक है, ध्यान करिएगा, उप विजेता कौन है? एस्ले बार्टी। और एक चीज और ध्यान करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्ले बार्टी ये विश्व में टेनिस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। क्या है? विश्व में टेनिस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं विश्व में टेनिस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। ध्यान करिएगा, विश्व में टेनिस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? एस्ले बार्टी। और इनको किसने हराया है? एरिना स्वालंकन ने हराकर मैड्रिड ओपन महिला सिंगल खिताब 2021 जीता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग आगे का 2 ऑप्शन भी देख लें। नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की। और नोवाक जोकोविक सर्बिया के। इन दोनों लोगों ने, नाओमी ओसाका और नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता है, ध्यान करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने कौन सी वैक्सीन कोरोना आपातकालीन के लिए बनाई है?
डीआरडीओ ने कौन सी वैक्सीन कोरोना आपातकालीन के लिए बनाई है? ऑप्शन ए 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। ऑप्शन बी स्पुतनिक, ऑप्शन सी कोवैक्सीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा होगा? आप सभी लोग जानते हैं कि कोवैक्सीन किसकी है? भारत की है। इसको बनाया किसने है? भारत बायोटेक ने, ठीक है, भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। स्पुतनिक किसकी है? रूस की, जो विश्व की प्रथम वैक्सीन है। स्पुतनिक किसकी है? रूस की, जो भारत की विश्व की प्रथम वैक्सीन है, ठीक है। और ये तो बचा है कई ऑप्शन, 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जिसको कहा जाता है 2DG, ठीक है। क्या कहा जाता है? 2DG, ठीक है। तो इसको बनाया है किसने? डीआरडीओ ने। इसका उपयोग किस में होगा? इसका उपयोग कोरोना के जो मरीज हैं, ध्यान से सुनिएगा, 2DG का उपयोग किस में होगा? 2DG का उपयोग किस में होगा? कोरोना के जो मरीज हैं, जो संक्रमण से लड़ रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को, अर्थात उनको ऑक्सीजन से जो कमजोरी आ रही है, उसको समाप्त करने के लिए इसको प्रयोग में लिया जाएगा। ये क्या है? एक जैसे कि ग्लूकोज का पाउडर होता है ना, उस तरीका की है, इसीलिए इसका नाम है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है। उसका प्रयोग पानी के मिश्रण के साथ करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, किस टाइगर रिजर्व ने भारत में पहली बार शावकों को प्राकृतिक रूप से प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। शावकों को प्राकृतिक रूप से प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। शावक किसके बच्चे होते हैं? बाघ के, ठीक है। तो किसने लिया है निर्णय? ऑप्शन ए पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर है? केरल में। ऑप्शन बी पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है? उत्तर प्रदेश यूपी में। कहां पर है? कहां पर है? उत्तर प्रदेश यूपी में। ऑप्शन सी कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और ऑप्शन डी हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। तो इसमें सही कौन सा है? पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल में है। यहाँ के प्रशिक्षणकर्ताओं ने शावकों को प्राकृतिक रूप से प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है? यूपी में। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और हेमिस नेशनल पार्क, ध्यान करिएगा, हेमिस नेशनल पार्क जो है, इसका पहले नाम था जिम कार्बेट। क्या था? जिम कार्बेट, ठीक है। इसमें बंगाल टाइगरों को संरक्षण देने के लिए इसको स्पेशल है किया गया, अर्थात उनको स्पेशल यहाँ पे रखा गया हेमिस नेशनल पार्क में, ठीक है। इसलिए इसको हेमिस नेशनल पार्क कहा गया। और ये भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। ध्यान करिएगा, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन है? हेमिस नेशनल पार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइम्स पत्रिका, कौन सी पत्रिका? टाइम्स पत्रिका द्वारा किड्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम्स पत्रिका द्वारा किड्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए गीतांजलि राव, ऑप्शन बी गुकेश, ऑप्शन सी दोनों को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें सही? इसमें सही होगा ऑप्शन ए गीतांजलि राव को। गीतांजलि राव ने, अच्छा गीतांजलि राव को क्यों चुना गया है? गीतांजलि राव ने अफीम के उपयोग को कम करने के लिए उसका विरोध किया था, इसलिए उनको किड्स ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। ध्यान करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया में फेमस हो गई थी, इसलिए इनको किड्स ऑफ द ईयर चुना गया। गुकेश 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने शतरंज खेलना शुरू, शतरंज के अच्छे खिलाड़ी बन गए, शतरंज के अच्छे खिलाड़ी बन गए, ठीक है। ध्यान करिएगा गुकेश। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान करिएगा, चलिए देखते हैं किसने माउंट एवरेस्ट पर 25 बार, कितनी बार? 25 बार
चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया, विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा, कौन? कामी रीता शेरपा, ऑप्शन डी एडमंड हिलेरी, ऑप्शन सी एडमंड हिलेरी और ऑप्शन डी तेनजिंग नार्गे। ठीक है, तो कौन है इसमें? इसमें ऑप्शन बी सही है, कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ने 25 बार चढ़ के, कितने बार? 25 बार चढ़ के एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया, विश्व रिकॉर्ड बना दिया माउंट एवरेस्ट चढ़कर। और ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट भारतीय महिला है, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और ऑप्शन सी और डी, ये दोनों लोग पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़े थे। कौन? एडमंड हिलेरी और दूसरे तेनजिंग नार्गे। ध्यान करिएगा, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे। ठीक है, ये दोनों लोग एक साथ चढ़े थे। ठीक है, तो इसी साथ हम लोग चलेंगे यूएनओ की तरफ। आज यूएनओ का हम लोग पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज यूएनओ को समाप्त करेंगे। उसके बाद कल हम लोग अगली टॉपिक लेंगे। चलिए चलते हैं यूएनओ के लास्ट टॉपिक पे। आज हम चलते हैं पार्ट 4। ठीक है, हमने यूएनओ के पहले पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरे पार्ट में यूएनओ के अनेकों क्वेश्चन को देखा है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके क्वेश्चन को, आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूएनओ में वीटो कितने देश के पास है? वीटो, अच्छा ये वीटो होता क्या है? वीटो का मतलब कि कोई भी कार्य हो रहा है उस पर अगर किसी ने, जो 5 वीटो है, यूएनओ के पास कितने वीटो हैं? कितने वीटो के देश हैं? 5। कितने हैं? 5 देश हैं। ठीक है, ये ध्यान करिएगा। कौन से हैं? रूसा फेस। ठीक है, कितने हैं? कितने वीटो में कितने देश हैं? 5 देश हैं। इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, रूसा फेस। एक ही ट्रिक पे मैं तीनों आप याद करना, अलग अलग ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, रूसा का मतलब रूस, पहला हो गया रूस, एफ से फ्रांसीसी, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड या ब्रिटेन। फिर से बतला रहा हूँ, रूसा, एफ से फ्रांसीसी, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। ठीक है, और ये इसके 5 वीटो हैं, 5 वीटो के देश हैं। इसमें भारत क्यों नहीं शामिल है? इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम जान लेते हैं कि वीटो होता क्या है। वीटो का मतलब कि कोई भी कार्य हो रहा है, अगर इसमें से 4 देशों ने समर्थन किया, 4 देशों ने इसमें समर्थन किया और एक ने समर्थन नहीं किया, तो वो कार्य मान्य नहीं होगा, उसको वो कार्य हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। ये भारत का नक्शा है। इस पे हमने देखा था कि ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का है, पीओके है, ये एलओसी है, अरे सॉरी हाँ एलओसी है। इसमें हमने देखा कि ये जो चाइना है ये चाहता है कि ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान को मिल जाए, ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान को मिल जाए। तो इसमें बाकी सभी देश समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चाइना नहीं करता। चाइना जानता है कि अगर भारत वीटो में शामिल हो जाएगा तो वो अपने मन की मनमानी कर लेगा, जैसा चाइना करता है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि कोई भी कार्य हो रहा है उस पर जो वीटो के देश हैं उस पर अगर एक ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया तो वो कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो हमने जान लिया वीटो के बारे में। कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन से? रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। और इसी ट्रिक पे हम पिछले क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लें। चलिए, तो हम लोगों ने देखा था सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद में भी 5 देश, यही 5 देश हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थाई कितने देश हैं? सुरक्षा परिषद में अस्थाई कितने देश हैं? 5। यही रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ठीक है, और अस्थाई कितने देश हैं? 10 होते हैं। ध्यान करिएगा, अस्थाई 10 होते हैं और अस्थाई 5। तो भारत इसमें कभी अस्थाई सदस्य बना है कि नहीं बना है? बना है। कितनी बार? 8 बार। वर्तमान में भारत इसका अस्थाई सदस्य सुरक्षा परिषद का है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम लोग इसके अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इसका अगला टॉपिक, यूएनओ की आधिकारिक कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं।
यूएनओ की आधिकारिक कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं। ये एक ही ट्रिक पे फिर हम लोग बात करते हैं। रूस से बन गया रशियन, सा से बन गया स्पेनिश, सा से बन गया स्पेनिश, एफ से फ्रांसीसी, ए से अरबी, सी से चाइनीज, ई से अंग्रेजी, ठीक है, या इंग्लिश, ठीक है। फिर से बता देते हैं, इसकी आधिकारिक भाषा कितनी है यूएनओ की? 6 है। रशियन, स्पेनिश, फ्रांसीसी, अरबी, चाइनीज और इंग्लिश। लेकिन कार्यकारी भाषा कितनी है ये नोट कर ले। हमने आपको पहले ही बताया था इसकी कार्यकारी भाषा कितनी है? 2। पहला तो हो गया इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी, ठीक है, और दूसरी है स्पेनिश। और सबसे नवीनतम भाषा इसमें कौन सी ऐड की गई है? अरबी, ठीक है, 1973 में अरबी को, ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ आप लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? चलिए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। कौन थे? नागेंद्र सिंह, ठीक है, नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह। अब वर्तमान में कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी, ठीक है। ये वर्तमान में है, ये वर्तमान में है, और ये प्रथम भारतीय है, प्रथम भारतीय है। और अब तक चार भारतीय न्यायाधीश हो चुके हैं। कितने? कुल 4 हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देखा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग के नीदरलैंड में। कहाँ है? हेग के नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य सीमा कितनी होती है? कार्यकाल कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। कितना? 9 वर्ष। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश कुल होते हैं? 15। ये भी नोट कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? नागेंद्र सिंह। और वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन है? दलवीर भंडारी। अब तक कितने न्यायाधीश हुए हैं? 4, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूएनओ के संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं? यूएनओ के संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं? तो यूएनओ के अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद हैं? यूएनओ के संविधान में 111 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद? 111। और कितने भाग हैं? संविधान में 19 भाग हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग यूएनओ का पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूएनओ का पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप सुनिएगा यूएनओ के बारे में। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। यूएनओ की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। यूएनओ की स्थापना कहाँ पर हुई? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तीसरा प्रश्न, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना किसके स्थान पर हुई? राष्ट्र संघ के स्थान पर हुई। यूएनओ का हिंदी नाम संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, ठीक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो गया। इस पे कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। और एक पोलैंड था, एक पोलैंड ने नहीं किया, ठीक है। और इतने लोगों ने किया, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 193।
193 सदस्य देश हैं यूएनओ में वर्तमान, और नवीनतम कौन है? 11 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान, कौन? दक्षिण सूडान इसका सदस्य बना है। यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान। कब बना है? 11 जुलाई 2011 को। अब कितने इसके कुल सदस्य हो गए हैं? 193। एक चीज ध्यान करिएगा, जब यूएनओ का गठन हुआ 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। तब भारत अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था, लेकिन फिर भी भारत ने इसमें अपने सदस्य, इसकी स्थापना पे हस्ताक्षर किया, ठीक है। ये ध्यान करिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जब भारत यूएनओ की स्थापना हुई तो भारत स्वतंत्र नहीं था, फिर भी यूएनओ की स्थापना पर भारत ने सिग्नेचर किया, ठीक है। तो स्थापना कब हो गई? 24 अक्टूबर 1945। अब यूएनओ का उद्देश्य क्या है? यूएनओ का उद्देश्य है विश्व में शांति बनाना, विश्व में शांति बनाना, ठीक है। विश्व में शांति बनाना, विश्व में व्यापारिक संबंध को बनाए रखना, विश्व में आपसी संबंध को, मित्रता भाव को बनाए रखना, ठीक है। और चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूएनओ का राष्ट्र ध्वज कैसा है? हमने आपको बताया था कि मान लीजिए नीला पृष्ठभूमि है, ये नीली पृष्ठभूमि है, ठीक है। इसमें विश्व का मैप है, क्या? विश्व का मैप है, ठीक है। इसमें विश्व का मैप है, नीले पृष्ठभूमि पर विश्व का मैप, ठीक है। उसके बाद जैतून के वृक्ष हैं, क्या? जैतून के वृक्ष हैं, ठीक है ना। जैतून के वृक्ष हैं, ये ध्यान करिएगा। तो हमने जान लिया इसका ध्वज कैसा है, नीले पृष्ठभूमि पर विश्व का मैप जिस पर जैतून के वृक्ष हैं, ठीक ना। चलिए चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा 6 है। और आपके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, आप एक ट्रिक याद करना यूएनओ से रिलेटेड, रूसा फेस, क्या? रूसा फेस, ठीक है। एक ट्रिक से आपको 3 पॉइंट क्लियर होंगे। रूस से बन गया रसियन, रूस से रसियन, स से स्पेनिश, ठीक है। एफ से फ्रांसीसी, ए से अरबी, सी से चीनी और ई से अंग्रेजी, ठीक है, या इंग्लिश। इसकी आधिकारिक भाषा कितनी हो गई? 6 हो गई। कौन सी? रसियन, स्पेनिश, फ्रांसीसी, अरबी, चीनी या मंदारिन, ठीक है, और अंग्रेजी। लेकिन इसकी कार्यकारी भाषा कौन सी है? ये चीज नोट करिएगा आप, इसकी कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और स्पेनिश, ठीक है। फिर अगली पॉइंट, इसके कितने भाग हैं? इस यूएनओ के कितने भाग हैं? यूएनओ की भाषा कितनी है? भाषा 6। यूएनओ के भाग कितने हैं? भाग 6, ठीक है। यूएनओ के भाग कितने हैं? 6। यूएनओ के सभी भागों के मुख्यालय, ये बात भी नोट कर लीजिए, कहीं ब्रैकेट में बना के नोट कर लीजिएगा। यूएनओ के सभी परिषदों के मुख्यालय और प्लस में यूएनओ के मुख्यालय सबका कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग के नीदरलैंड में। कहाँ है? हेग के नीदरलैंड में, ठीक है। हो गया। चलिए इसके बाद हम लोगों ने जाना हेग के नीदरलैंड में। इसके बाद अगली पॉइंट है, कौन कौन सी इसके भाग हैं? नोट करिएगा,
इसके भाग कौन कौन से हैं? पहला महासभा, महासभा। दूसरा सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, ठीक है। तीसरा दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, ठीक है। चौथा न्यास परिषद, और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठवां क्या है? सचिवालय। क्या है? सचिवालय, ठीक है। लेकिन आपको खास तौर पे दो चीज आपको याद करना है। पहला तो सुरक्षा परिषद, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहां से अधिकतर परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत से ज्यादा उठते हैं। उसके बाद आपको याद करना होगा तो सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है, ठीक है। महासभा के प्रमुख कौन होता है? महासभा का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है, ठीक है। तो उसी तरह बस इसमें और कुछ नहीं है। इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास और सचिवालय, इन सभी का, और यूएनओ, इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग के नीदरलैंड में, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक यहाँ तक यूएनओ के बारे में जान लिया है। इसके बाहर एक प्रश्न और है, ठीक है। इसके अनुच्छेद कितने हैं टोटल? यूएनओ के संविधान में 111 अनुच्छेद और 19 भाग हैं। चलिए, तो इसके साथ हम लोग चलते हैं। इसके साथ अब हम लोग यूएनओ के बारे में पूरी लगभग जान चुके हैं। चलिए, तो अब हम लोगों ने यूएनओ के बारे में जान लिया। अब मैं आपके लिए संविधान से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। भारत में संविधान का निर्माण कैसे और कब हुआ, ठीक है। तो ये टॉपिक अब हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यूएनओ के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आप लोग भारत के संविधान के निर्माण कैसे हुआ, ये टॉपिक चलेगी। आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और स्टैटिक जीके के पार्ट में ये चलेगा, ठीक है ना। हमने आपके लिए कल क्वेश्चन दिया था, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है? ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है? ये हमारा प्रश्न था। जिन लोगों ने बताएगा उनके लिए बढ़िया है, और जिन लोगों को नहीं जानकारी है उनके लिए मैं बता देता हूँ। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये पुस्तक है अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। ये परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और मैं पर डे आपके लिए 1 से 2 पुस्तकें लेकर आऊंगा, उसको आप लोग पढ़ लिया करिए, याद कर लिया करिए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए प्रबुद्ध भारत। क्या क्वेश्चन है आपके लिए? प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका है? प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका है, ठीक है। आज का आपका प्रश्न है प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब यूएनओ के बारे में जान लिया। कल से हम लोग का टॉपिक चलेगा भारत का संविधान निर्माण कैसे हुआ। इसके बारे में आप लोग ट्राई करिएगा। आप अपना उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका है, और अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, ठीक है। तो
चल हम लोगों ने अब करंट अफेयर का शो देख लिया, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको ही तैयार होना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको ही तैयार होना पड़ेगा। इसी के साथ अब मैं विदा लूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। नमस्कार।